हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी पहला पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर दें तो आपको थोड़ी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको पहले से समझ में आने चाहिए कि वो क्या होती है। वो हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर ली थी, तो अभी हम सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ओके, तो फंक्शंस ऑफ द ट्यूबल्स, हाँ यहाँ से हमारा बाकी था, तो अब यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस ऑफ द ट्यूबल्स। ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल क्या है? पीसीटी। तो पीसीटी लाइंड होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, जो पीसीटी होता है ना, जो पीसीटी है वो लाइंड होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर से एपिथेलियम से, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किस चीज़ के लिए? रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। नियरली सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के द्वारा। क्या करता है? रीअब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब करता है। ओके, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को कर लेता है रीअब्जॉर्ब, और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, जो पीसीटी होता है ये हेल्प करता है मेंटेन करने में पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, जो पीसीटी होता है ये मदद करता है मेंटेन करने में पीएच, ओके, और आयोनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स का। बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि ये सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का, पोटेशियम का इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। अच्छा, हम रीअब्जॉर्प्शन की बात क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस और जो टफ टफ कैपिलरीज था, मतलब बोमन्स कैप्सूल था, और जो ग्लोमेरुलस था, तो ग्लोमेरुलस जो ब्लड था, उस ग्लोमेरुलस में जो ब्लड था उससे फिल्ट्रेट पास हुआ बोमन्स कैप्सूल में, फिल्टर हुआ। अब जो फिल्ट्रेट है, जो बोमन्स कैप्सूल में पास हुआ, जो फिल्टर हुआ, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी है, उसके अंदर वाटर भी है, उसके अंदर वेस्ट भी है। तो अच्छी चीज़ों को भी तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वरना न्यूट्रिएंट्स ये सब तो बाहर निकल जाएंगे वेस्ट की तरह, और वो बहुत बड़ा लॉस है हमारी बॉडी से। इसलिए ये सारे वापस से रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे कि पीसीटी ने रीअब्जॉर्ब क्या क्या किया आपका? पीसीटी ने रीअब्जॉर्ब किया 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, और क्या क्या रीअब्जॉर्ब किया? इसने रीअब्जॉर्ब किया बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीअब्जॉर्प्शन इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं हेनलेस लूप की। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पर बहुत ही मिनिमम होता है असेंडिंग लिम्ब में, लेकिन ये जो रीजन होता है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मिडल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वो परमिएबल होता है वाटर के, पर इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ओके, सो ये कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को, जैसे ये नीचे की तरफ मूव करता है, और असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है वाटर का, पर अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। इसलिए कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास होता है अपवर्ड, और ये डिल्यूटेड हो जाता है ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मिडलरी फ्लूइड। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, वाटर का यहाँ पर, और डीसीटी केपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट के लिए भी, और सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस के लिए भी, और अमोनिया के लिए भी, जो मेंटेन करता है पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड के अंदर। यहाँ से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है? ये जो पार्ट है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल का पार्ट है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल का पार्ट है, और ये हेनलेस लूप का पार्ट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी एरोस दिखाए जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वो सारे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। कौन कौन से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं? बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। सिक्रीट क्या क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन और अमोनिया, क्योंकि ये इतने सारे आयन जब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो अंदर बैलेंस बनाने के लिए ये सब वापस से सिक्रीट भी हो जाता है। क्या क्या सिक्रीट हो रहे हैं? हाइड्रोजन और अमोनिया। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट। ओके, क्या क्या यहाँ पर सिक्रीट हो रहा है? तो पोटेशियम और हाइड्रोजन। जहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था हेनलेस लूप में। हेनलेस लूप में क्या हो रहा है कि यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, और वाटर बाहर निकल जा रहा है, वाटर बाहर निकल जा रहा है। ओके, और फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अभी अंदर यूरिया, यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा।
तो ये जो सेगमेंट, ये सेगमेंट होता है असेंडिंग लिम्ब का, ठीक है। और यहाँ से फिर से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये हो रहा है वाटर और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप में वहाँ बाहर निकलेगा। ओके, फिर असेंडिंग लिम्ब में क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा सेगमेंट में। फिल्टर्ड यहाँ पर जाएगा तो सोडियम क्लोराइड NaCl रिएब्सॉर्ब होगा, वाटर रिएब्सॉर्ब होगा, बाइकार्बोनेट रिएब्सॉर्ब होगा, सीक्रेट क्या पोटेशियम और हाइड्रोजन। फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, और यूरिया वापस से कहाँ पर चल जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। जो ये लॉन्ग डक्ट होता है जो एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला, कॉर्टेक्स से इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला में जाता है। लार्ज अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है इस रीजन से, जो प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेटेड यूरिन। ये जो सेगमेंट होता है अलाउ करता है पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो ऑस्मोलरिटी को बनाए रखता है। ये प्ले करता है रोल मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड के लिए, बस इलेक्ट्रोसिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस। ओके, फिगर में बता रहा है ये मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैमल्स जो होते हैं उनमें एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की कंसंट्रेटेड यूरिन। जो हेनलेस लूप होता है और जो वासा रेक्टा होता है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का दो लिम्स में हेनलेस लूप के, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए फॉर्म करता है काउंटर करंट। जो फ्लो होता है ब्लड का थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, वो भी काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता है। देखिए, ये जो आपका जो हेनले लूप है, ठीक है, वो मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है, यू शेप्ड है आपका मतलब हेनलेस लूप, और वासा रेक्टा भी उसके पैरेलल चल रहा है, वो भी यू शेप्ड है, वो भी काउंटर करंट पैटर्न में है। जो प्रॉक्सिमिटी है हेनलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच में एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प करता है मेंटेन करने में, इंक्रीज करने में ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज 300 ऑस्मोल मिलीलीटर से लेके कॉर्टेक्स में टू अबाउट 1200 ऑस्मोलीटर इन द इनर मेडुला। चेंज आ रहा है कुछ, ठीक है। अभी जो ग्रेडियंट है मेनली कॉज किया जाता है सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से। सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप के द्वारा, जो एक्सचेंज हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ। ओके, अब ये सोडियम क्लोराइड रिटर्न कर जाता है वापस इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स में यूरिया एंटर करता है सेगमेंट्स ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, जो कि ट्रांसपोर्ट वापस से कर दिया जाता है टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब टू द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप और वासा रेक्टा, इसका हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ये जो मैकेनिज्म होता है हेल्प करता है मेंटेन करने में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट in the medullary interstitium। जो presence of such interstitial gradient help करता है easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate urine। Human kidney produce करता है urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form। हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है देखते हैं कि भाई कैसे रेगुलेशन होता है किडनी फंक्शन, कैसे किडनी वर्क करता है, कहाँ से क्या क्या होता है, तो हम सब देखेंगे। जो फंक्शनिंग होती है किडनी की, वो एफिशिएंटली मॉनिटर और रेगुलेट की जाती है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स के द्वारा। इसके अंदर हाइपोथैलेमस आता है, जस्टाग्लोमेरुलर अपार्टस आता है, कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक हार्ट आता है। क्या कहा जा रहा है, जो फंक्शनिंग है किडनी की वो मॉनिटर की जाती है, रेगुलेट की जाती है फीडबैक मैकेनिज्म्स के द्वारा, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स के द्वारा। अब ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स में क्या क्या आता है, हाइपोथैलेमस आता है, जस्टाग्लोमेरुलर अपार्टस आता है, कुछ हार्ट भी आता है इसके अंदर। 3 चीज़ों के बारे में हमको इधर पढ़ना है इस पैराग्राफ में, हाइपोथैलेमस, जस्टाग्लोमेरुलर अपार्टस और हार्ट। ओके, तो शुरुआत करते हैं हाइपोथैलेमस से, ऑस्मोरिसेप्टर से चालू करते हैं। तो ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, आप सोच रहे हो कि ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या है, ठीक है। मतलब ऑस्मोरिसेप्टर्स हो जाएंगे आपके, मतलब कोई भी आपके रिसेप्टर्स, आपके सेंस ऑर्गन टाइप जितने भी आपके रिसेप्टर्स हैं आपकी बॉडी में, वो एक्टिवेट कर दिए जाते हैं बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम। ओके, आपके ब्लड वॉल्यूम में चेंज आएगा तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे आपकी बॉडी के, ठीक है, बॉडी ब्लड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन आपके ब्लड वॉल्यूम में या फिर आपके आयनिक कंसंट्रेशन में, ठीक है, कुछ चेंज आएगा तो आपका जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक एक्सेसिव लॉस अगर आप फ्लूइड का होगा आपकी बॉडी से तो एक्टिवेट करेगा ये रिसेप्टर्स को, जो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को।
ठीक है। अगर आपकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड का या फिर फ्लूइड का, तो जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को, जो रिलीज करेगा एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच भी बोलते हैं या फिर वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अभी जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है ये बेसिकली होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ओके, वहाँ से रिलीज होता है, सिक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस के द्वारा, रिलीज हो रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस से, याद ध्यान रखिएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देता है, रिलीज करता है कैंसर, जिसे बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। और ये रिलीज कहाँ से होता है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल से, इसलिए प्रिवेंट करता है डायरेसिस को। इंक्रीज होना बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का, वो स्विच ऑफ कर सकता है रिसेप्टर्स को, और जो सप्रेस करेगा एंटी डायरेटिक रिलीज को, जो कंप्लीट करेगा फीडबैक को। क्या कहा जा रहा है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घट गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया, तो जो हमारे रिसेप्टर्स हो गए वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने इन रिस्पॉन्स क्या किया, उसने एक हार्मोन रिलीज किया, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो रिलीज कहाँ से हुआ, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन ने क्या किया, इसने फैसिलिटेट किया वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराया लेटेस्ट पार्ट्स ऑफ द ट्यूब, लेटर पार्ट्स मतलब डीसीटी से एडीएच ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया, इसलिए डायरेसिस से बचाया। डायरेसिस मतलब वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होना, उसको डायरेसिस बोल रहे हैं। अब वापस से जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो अच्छा हो जाएगा, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम वापस से इंक्रीज कर जाएगा, अब वापस से वो नॉर्मल हो जाएगा, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स अभी स्विच ऑफ हो जाएंगे, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन को सप्रेस कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, जो फीडबैक को कंप्लीट कर देगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन अफेक्ट कर सकता है किडनी फंक्शन को, इसके कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होते हैं ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स को ये नैरो कर देते हैं। ये कॉज करता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर में वो इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और देयर बाय जीएफआर, हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ओके। अगर आपने वहाँ पर नहीं समझा तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, ओके। तो जक्स्टर ग्लोमेरुलर अपार्टस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, रेगुलेटरी रोल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर प्ले करता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, ठीक है। हमने थोड़ा सा डिस्कशन हमारे पहले वाले पोर्शन में दिया होता है, हमें डिटेल में दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे होता है, ओके। अगर हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, हमारा बोलते हैं ना कि भाई हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इफ फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जीएफआर, वो एक्टिवेट कर सकता है जेजी सेल्स। अगर आपको ब्लड प्रेशर घटा तो जो सेल्स होंगे वो जो आपको ब्लड प्रेशर घटा वो एक्टिवेट कर देंगे जेजी सेल्स को, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को, जो रिलीज करेगा रेनिन। आपका ब्लड प्रेशर घटा तो आपको मतलब क्या आपका जो जेजी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ओके, और वो रिलीज करेंगे रेनिन को, जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में। अभी एंजियोटेंसिन 1 का कोई काम नहीं है यहाँ पर, इसका अंदर दिखाया नहीं है। एंजियोटेंसिन 2 की बात करें तो एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, मतलब जो ब्लड है उसको थोड़ा, मतलब जो वेसल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, ओके। और जो इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, इसलिए जीएफआर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ओके। तो जैसे आपका ब्लड प्रेशर घटा तो यहाँ पर क्या करेगा, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, जेजी सेल्स क्या करेगा, ये आपका जो ब्लड वेसल है उसको ये मतलब नैरो करने की कोशिश करेगा, हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ओके। एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट भी करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन कॉज करता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का वाटर का डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल से, ओके। डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल कौन है आपका, हो गया डीसीटी हो गया, ओके। ये लीड करता है एक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को और जीएफआर को। ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको जनरली हम नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। अगर इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, कॉज कर सकता है रिलीज ऑफ एट्राल न्यूट्रियोटिक फैक्टर, मतलब जो इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो में। अब यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या होगा,
टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट और कॉज कर सकता है रिलीज ऑफ, अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट में तो रिलीज करेगा एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर ANF, जो कॉज करता है वैसो डायलेशन। हमने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात की थी जो ब्लड वेसल्स को पतला कर रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं वैसो डायलेशन की, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसको और फैला देगा, उसको और खोल देगा, ओके, और उसको बड़ा बना देगा, वैसे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इसलिए डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर ऐड करता है चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ओके। तो हमारा थर्ड पार्ट आने वाला है, तो आप उसके लिए ट्यून रहिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, आपको और अच्छे से डीपली समझ में आ जाएगा, ओके। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेकआउट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब।